हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। सो मैं आपका फ्रेंड कुलदीप एंड आपका इस सेशन में स्वागत है। तो लास्ट टाइम हम इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे कि हम पांडास के ऊपर कैसे काम करें और पांडास को कैसे मेरा मतलब डेटा फ्रेम को कैसे बनाया जाए। और डेटा फ्रेम बनाने के लिए हमने सीरीज़ पर काम किया था और सीरीज़ के अलावा मैंने आपको बताया कि हम कौन कौन सी अलग अलग फंक्शनैलिटी डेटा फ्रेम के अंदर यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में मैं लास्ट टाइम आपसे डिस्कस कर रहा था कि अगर मान लीजिए मेरे पास कहीं से डेटा ही अवेलेबल है, मेरे पास खुद का डेटा अवेलेबल है, तो उस डेटा को मैं कैसे डेटा फ्रेम में लेके आऊँ। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर मेरे पास डेटा किसी फाइल फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल है, मान लेते हैं CSV फाइल के अंदर अवेलेबल है, तो मेरे पास सीधा सीधा यहाँ पर फंक्शन अवेलेबल है pd.read_csv। तो pd.read_csv से मैं सीधा फाइल को रीड कर सकता हूँ, बशर्ते फाइल मेरे उस फोल्डर में प्रेजेंट होनी चाहिए जहाँ पर मैं इस IPython नोटबुक को रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप देखें तो मेरी IPython नोटबुक वर्किंग विद पांडास यहाँ अवेलेबल और यहीं पर मेरी फ़ाइल अवेलेबल है। अगर ये फ़ाइल यहाँ अवेलेबल नहीं है तो कहीं और भी अवेलेबल है, तो मुझे उसका पाथ प्रोवाइड कराना पड़ेगा पूरा। तो इसके अलावा अगर इसको ये चेक करूँ यहाँ पर जिस वेरिएबल के अंदर मैंने इसको स्टोर करा है कि क्या ये डेटा फ्रेम है, तो इसने आंसर दिया यस इट इज़ अ डेटा फ्रेम। और डेटा फ्रेम एक ऐसा फॉर्मेट ऑफ डेटा है जो मेरा मोस्ट फेवरेबल फॉर्मेट ऑफ डेटा है, जिसमें मैं चाहूँगा अपने डेटा को, मैं नहीं कोई और भी चाहेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड है और इसमें मैं अपने डेटा के ऊपर किसी भी तरीके से काम कर सकता हूँ। ओके, तो जैसे कि हमें पता है मैं इस डेटा फ्रेम के हेड को फैच कर सकता हूँ और हेड फैच करना हमेशा ही एक अच्छा काम होता है, क्योंकि हेड फैच करने से हमें बेसिक आइडिया मिल जाता है कि डेटा किस तरह का है। तो ये डेटा मुझे पता चल रहा है कि इसके अंदर सेपल लेंथ है, सेपल विड्थ है, पेटल लेंथ है, पेटल विड्थ है और स्पीशी एज अ कॉलम है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आइरिस डेटा एक फ्लावर का डेटा है जिसकी अलग अलग स्पीशी हैं कि सेतोसा एक स्पीशी है, ओके, वर्सी कलर एक स्पीशी है, वर्जीनिका एक स्पीशी है। ये 3 डिफरेंट स्पीशी हैं और हर डेटा के अंदर मुझे 5 चीज़ें दी गई हैं, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ और स्पीशी। और ये मेरे पास कुछ 150 रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। ठीक है, ये मुझे पता है पहले से। तो अगर मुझे इसके ऊपर डेटा फ्रेम के ऊपर काम करना है तो मैं बहुत सारी चीज़ें जो मैंने पहले सीखी हुई हैं मैं उनसे इस पर काम कर सकता हूँ। तो जैसे मुझे मान लीजिए ये पता करना है कि इसका कॉलम्स क्या है, क्योंकि मुझे डेटा को समझना चाहिए पहले कि डेटा के अंदर किस तरह की चीज़ें हैं, क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो अगर मुझे जानना है कि उसके अंदर क्या क्या कॉलम है तो मैं डेटा फ्रेम को एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा डॉट कॉलम्स। ये मेथड या फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें राउंड ब्रैकेट यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर कोई मेथड या फंक्शन होता तो ऐसे राउंड ब्रैकेट होता, बट यहाँ है नहीं। ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से लगा देंगे, क्योंकि ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमें या तो बनाना पड़ेगा या फिर हमें वो फंक्शन नहीं यूज़ करना है क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पर इसने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी है सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ और स्पीशी। मैं एक और अगर डेटा लाइक टाइप्स अगर जानना चाहूँगा तो मैं एक और प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ डॉट डी टाइप्स, जिससे मुझे इसने बताया कि सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ ये एक फ्लोट टाइप 64 बिट डेटा है इसके अंदर, जो कि सही बात है कि ये जो डेटा है 5.1 एक फ्लोट टाइप है और 64 बिट डेटा फॉर्मेट ये यूज़ कर रहा है।
और तीसरी जो पांचवी चीज़ है वो ऑब्जेक्ट टाइप है। तो जितने भी आपको स्ट्रिंग टाइप डेटा देखेंगे वो सारे आपको ऑब्जेक्ट टाइप ही शो करेगा। हालांकि हम इसे चेंज भी कर सकते हैं अगर चेंजेबल है तो इसके अलावा अगर मुझे ये सब चीज़ हम पहले देख चुके हैं शायद, जहाँ तक मुझे याद है कि अगर मुझे एक पूरी की पूरी कॉलम ही देखनी है तो मैं डॉट जो भी उस कॉलम का नाम है डेटा फ्रेम के साथ यूज़ करके प्रिंट करा सकता हूँ। और मान लीजिए मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर से मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग के अंदर हमें कई बार ऐसा करना पड़ता है, हमें नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ें जो करने के लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू पता होना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने एक यूज़ केस बताया है, इसके अलावा और भी यूज़ केस पॉसिबल है। तो यहाँ अगर हम देखें my_iris.sepalLength और मैंने मैक्स इसके बाहर यूज़ कर दिया है, तो इसने मुझे मैक्सिमम वैल्यू सेपल लेंथ की दे दी है। इसी प्रकार मैं और भी मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज ये सारी चीज़ें निकाल सकता हूँ। ठीक है। एक और तरीका है, अगर मैं इसी कॉलम के डेटा को प्रिंट करना चाहूँ तो मैं इसका स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके भी कर सकता हूँ। जैसे माय आइरिस जो क्या है, मेरा डेटा फ्रेम है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये मैंने सीधा कॉलम नेम दे दिया है। इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ मैं मल्टीपल कॉलम नेम भी पास कर सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट, जो ऊपर पॉसिबल नहीं था डॉट ऑपरेटर से। ठीक है। तो मुझे अगर ये चीज़ मैं अगर रन करूँगा तो मुझे मिल जाएगा। पाइथन एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग है जो सपोर्ट करती है सिक्वेंशियल फंक्शन कॉल को। तो अगर आप देखें कि my_iris.sepalLength हमें पता है कि सेपल लेंथ प्रिंट कर देगा, बट अगर हम साथ ही में यहाँ इसके एसोसिएट हेड को कर दें तो ये मुझे सीधा इसका हेड भी निकाल देगा ऑफ दिस आउटपुट। तो आप देखें तो हेड में मुझे 5 डेटा दिखा रहा है सेपल लेंथ का। तो इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर मीन भी कैलकुलेट कर सकता हूँ या मिनिमम कैलकुलेट कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ मैक्स फंक्शन का यूज़ करा, तो मिन भी यूज़ कर सकता था मैं अगर मुझे चाहिए मिन निकालना। बट जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि numpy जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के अंदर मेरे पास बहुत सारे लीनियर अलजेब्रा रिलेटेड फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, और इसीलिए मैं numpy लाइब्रेरी का यूज़ भी कर सकता हूँ कई चीज़ें निकालने के लिए। जैसे कि np.mean, और मैं अगर इसके अंदर my_iris.sepalLength का अगर मैं यूज़ करूँ तो मुझे यहाँ पर मीन वैल्यू मिल जाएगी सेपल लेंथ की फ्रॉम my_iris डेटा फ्रेम। ओके। साथ ही साथ अगर मुझे मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मैं सीधा np.std यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मीन फंक्शन अवेलेबल है, वैसे ही यहाँ पर std फंक्शन अवेलेबल है। मैं स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकता हूँ इस सेपल लेंथ का। अगर मैं चाहूँ तो कोई कंडीशन भी लगा सकता हूँ। जैसे कि अगर आप मान लीजिए मेरी एक रिक्वायरमेंट ये होती कि मुझे वो सारे डेटा चाहिए जिनकी वैल्यू मीन वैल्यू से ज़्यादा है फॉर सेपल लेंथ। तो अगर आप देखें इस लाइन पर my_iris.sepalLength ग्रेटर देन 5.8, तो जहाँ भी ये कंडीशन ट्रू है वहाँ मुझे ट्रू दिखेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो मैं मान लीजिए मुझे वो रोज़ निकालनी है जहाँ पर sepal_length जो है 5.8 से ज़्यादा है। ठीक है। मतलब अगर मैं इस डेटा को देखूँ, मेरे पास ये एक डेटा अवेलेबल है, इस डेटा के अंदर मेरे पास रोज़ हैं। ठीक है, बहुत सारे रोज़ हैं, और इस डेटा के अंदर मेरे पास कॉलम्स भी हैं। जैसे ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये भी एक कॉलम है। तो मान लेते हैं मेरे पास क्या रिक्वायरमेंट है कि मुझे वो रोज़ चाहिए या फिर वो सेलेक्टेड रोज़ चाहिए जिसमें
कंडीशन मगर एक किसी सिंगल रो कॉलम पर डिपेंडेंट हो। ठीक है, मान लेते हैं ये A B C D और E है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो रो ही चाहिए सिर्फ जिसमें B की वैल्यू सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा है। तो मतलब मुझे दूसरी कॉलम्स भी चाहिए मगर कंडीशन B के ऊपर बन रही है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो सारे रोज़ फाइंड करने पड़ेंगे पहले तो जिनके अंदर कंडीशन फिट बैठ रही है बी के रिगार्डिंग। तो मुझे वो सारी इंडेक्स पता होना चाहिए और फिर इंडेक्स का यूज़ करके मैं वो सारी रोज़ को भी प्रिंट कर सकता हूँ, उन रोज़ को प्रिंट कर सकता हूँ विद ऑल कॉलम्स, और या फिर कहना चाहिए मुझे और विद अ सर्टेन सबसेट ऑफ द कॉलम्स देयर। तो उसके लिए वी आर डूइंग समथिंग ओवर हेयर। इफ़ यू लुक एट दिस, here I am trying to use the very same condition which I have used just a while ago, but I am transforming those condition or trying to fetch the index value where this condition is true। कहने का मतलब ये है जहाँ पर ये कंडीशन ट्रू है मैं वो इंडेक्स निकालना चाहता हूँ माई आयरिस से। तो आप देखिए माई अंडरस्कोर आयरिस डॉट इंडेक्स, और इसके अंदर वो मैंने कंडीशन डाल दी है। तो जहाँ भी वैल्यू ट्रू थी, जैसे कि अगर हम कंपेयर करें एक बार कि वैल्यू ट्रू 145 और 1 से 149 तक तो थी ही, तो अगर मैं इसको रन कर दूं तो ये मुझे आउटपुट में 145 से 129 तो दे ही रहा है। ठीक है, तो ये जो मुझे आउटपुट मिला है ये आउटपुट मैं लिस्ट फॉर्मेट में लेना चाहूँगा, तो मैंने इसी चीज़ को लिस्ट से रैप कर दिया है। लिस्ट एक फंक्शन है और मैंने उसे स्टोर करवा लिया है एक वेरिएबल में। मतलब डिज़ायर्ड इंडेक्स नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर एक लिस्ट है उन सारे इंडेक्सेस की जहाँ पर कंडीशन ट्रू थी। कंडीशन क्या थी, जहाँ सेपल लेंथ ग्रेटर देन 5.8 है। 5.8 क्या है, मीन ऑफ द सेपल लेंथ। तो इस तरह की मान लीजिए कंडीशन थी। तो याद होगा अगर आपको, मैंने कहा था कि मुझे वो सारी सेपल लेंथ चाहिए जहाँ मीन वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू हो सेपल लेंथ की, और मैं अब उसका यूज़ करके सारे रोज़ या मतलब ऐसे रोज़ निकालना चाहता हूँ जिनमें सर्टेन कॉलम्स हों। मतलब इस तरह का मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो इस लिस्ट के अंदर वो चीज़ें तो आ ही गई हैं जो इस कंडीशन से मैच कर रही हैं। मतलब मेरे डिज़ायर्ड इंडेक्स जो है वो ये सारे हैं। तो अगर आपको याद हो कि मैं लॉक और आई लॉक का यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं लॉक मेरा होता है अगर कोई मैंने इंडेक्स खुद से दिया हुआ है कस्टम इंडेक्स, और आई लॉक के लिए होता है कि जो मैंने इंटरनल इंडेक्स से रेफ़र करना है। तो माई आयरिस के अंदर मैं डॉट आई लॉक यूज़ करूँ और पहला जो आर्ग्यूमेंट है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो मैंने डिज़ायर्ड इंडेक्स पास करा है जो रो को रेफ़र करेगा। मतलब अगर मेरे पास मान लीजिए डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम 1, और आपको याद होगा अगर मैं यहाँ x, y दे दूँगा तो ये रो और ये कॉलम आएगा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ डेटा फ्रेम 1 x, दूंगा सिर्फ, इट मीन्स ये सारे रोज बट ऑल कॉलम्स। सो ये जो x रोज हैं ये लिमिटेड रोज हैं, तो ये सारे रोज बट ऑल कॉलम्स। तो यहाँ पर मुझे ये सारे रोज और ये कॉलम मिल जाएंगे जो मैं स्टोर कर ले रहा हूँ एक ऑलरेडी डेटा मतलब वेरिएबल के अंदर। और अगर मैं इसको देखना चाहूँ कि ये है क्या, टाइप अगर चेक करूँ मैं इसका, तो मुझे ये डिज़ायर्ड df1 मिल जाएगा जो कि खुद डेटा फ्रेम है। और साथ ही में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसे प्रिंट कर सकता हूँ। अगर मैं डिज़ायर्ड डेटा फ्रेम की तरफ जाऊँ और मैं इसको हेड प्रिंट कर लूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि मुझे वो सारी सेपल लेंथ वाली रोज़ मिल रही हैं जिनकी वैल्यू 5.8 से ज़्यादा है।
इंडेक्स भी आप देख सकते हैं कि इंडेक्स 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 50 से हो रहा है, क्योंकि डिज़ायर्ड इंडेक्स भी 50 से स्टार्ट हो रहा था। और देखिए 53 यहाँ मिसिंग है, तो 53 यहाँ मिसिंग है, मतलब हमारा फिल्ट्रेशन करेक्ट है। ठीक है, अब मान लीजिए क्योंकि मैंने डेटा फ्रेम को रीड करना सीखा, उस पर ऑपरेशन करना सीखा, कुछ और भी अवेलेबल हैं, मतलब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हैं उसकी, बट हम मेन को डिस्कस कर रहे हैं। तो मान लीजिए मेरे पास अब यूज़ केस ये है कि मैं इस जो भी मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया है, इस डेटा को मैं अपने हार्ड ड्राइव पे स्टोर करना चाहूँगा, क्योंकि ये डेटा मेरे पास प्रोसेस्ड डेटा नहीं है अवेलेबल। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस डिज़ायर्ड डेटा फ्रेम को उठाऊँगा, जो कि मेरा ये डेटा फ्रेम है। फंक्शन जैसे कि रीड अंडरस्कोर CSV अवेलेबल है, मैं वैसे ही फंक्शन यूज़ करूँगा to_CSV, और यहाँ पर एक फ़ाइल का नाम दूँगा with.csv, एंड इंडेक्स में फॉल्स कर रहा हूँ, मतलब मुझे इंडेक्स नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मुझे ये किसी और लोकेशन पे सेव करना होता तो मैं इसके साथ में पाथ भी एसोसिएट करता। तो मैं इसे रन करूँगा, और अगर मैं इसे देखूँ तो ये डेटा फ्रेम था मेरा। क्या डेटा फ्रेम था वो भी हम चेक कर ही सकते हैं। और ये थोड़े आगे की चीज़ है, इसमें हम कर क्या रहे हैं कि जो हमारा डिज़ायर्ड डेटा फ्रेम हमें मिला, जिसके अंदर सारे ही कॉलम्स हैं, मान लीजिए उसके अंदर से भी मुझे कुछ ही कॉलम चाहिए जिसमें सेपल लेंथ, सेपल विड्थ और पेटल विड्थ ही चाहिए, पेटल लेंथ नहीं चाहिए। तो मैं उसको सिर्फ एक डायरेक्टली एक लिस्ट के अंदर पास करके भी ले सकता था, और इसे भी मैं सेव कर सकता हूँ। बट हमने सेव इस डेटा फ्रेम को किया, और इसको मैंने सेव अपनी हार्ड ड्राइव पे भी किया। तो मैं अगर हार्ड ड्राइव पे चेक करूँ तो मेरे पास यहाँ पर फिल्टर्ड आइरिस डेटा आ गया है, और अगर मैं इसे खोलूँ तो मेरे पास वो सारा डेटा है जो मेरी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। और आप देख रहे होंगे कि मेरे पास डेटा सिर्फ यहाँ तक है, और आप देख रहे हैं कि इंडेक्स बदल गया है। इंडेक्स बदला इसलिए है क्योंकि जो मेरे पास इंडेक्स था मैंने उसे फॉल्स कर दिया, तो आपकी CSV फाइल ने ऑटोमेटिकली इंडेक्स मतलब 1 से ही स्टार्ट कर दिया है। ऑफ कोर्स हेडर पे 0 है। ठीक है, तो ये हमने आज किया है कि हम एक्सटर्नल फाइल को कैसे रीड करें, कोई कंडीशन हम उस फाइल पर कैसे लगाएं, और अपना डिज़ायर्ड डेटा उस डेटा फ्रेम से कैसे निकालें, और साथ ही साथ हम उस फाइल को कैसे स्टोर करें अपने हार्ड ड्राइव पे। तो हमने ये चीज़ करी है। आई होप, मुझे लगता है कि ये सिंपल था बट इंटरेस्टिंग था। आप इसे जब भी आपको समय मिले आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस करें, बिकॉज़ जैसा मैं हमेशा ही कहता हूँ कि प्रैक्टिस के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और मैंने आई थिंक मुझे लगा कि शायद थोड़ा कैमरा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, हालांकि मेरा जो पिक्चर है वो बहुत छोटे से एरिया में आ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर करा क्या है कि एक थोड़ा बेटर कैमरा लेने की कोशिश करी है। इससे बेटर भी आते हैं डेफिनेटली, बट मुझे लगा अभी इसे ही ट्राई करके देख लेते हैं। तो आप इस पे भी कमेंट कर सकते हैं, जो कंटेंट है उस पर भी कमेंट करिए। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और जहाँ तक पॉसिबल है मेरे इस चैनल को पहुँचाइए। ठीक है, मेरा एम सीरियसली सिंपल है कि मैं चाहता हूँ कि हमारा देश वर्ल्ड पावर बने हर तरीके से, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, साइंस, ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स पर भी, और मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग बहुत स्किलफुल बने। तो मेरे ये चैनल शुरू करने का यही मेन रीज़न है कि हर किसी तक जो आज की मॉडर्न एजुकेशन है जो कि चाहिए वो पहुँचे। तो अगर आपको लगता है किसी और को भी इसकी रिक्वायरमेंट है, मेरे हिसाब से सबको ही है, तो आप इस चैनल को वहाँ तक पहुँचाएँ, उनकी मदद करें अगर चैनल नहीं भी पहुँच पा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस करें। हम भारतीयों में या और भी लोग, ऐसा नहीं है कि ये भारतीयों तक सीमित है, ये एक मैंने कमी देखी है कि हम थियरी बहुत रटते हैं या फिर उसको देखते हैं, हम प्रैक्टिकलिटी से थोड़ा भागते हैं या फिर हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो आप सब ने किताब के बारे में सुना ही होगा, उसका नाम है काइजन, जो जापानीज़ एक बुक है, एंड वन ऑफ द मेन
लाइक द थिंग अबाउट दैट इज़ दैट इट टॉक्स अबाउट कि हमें थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, हमें बहुत बड़े इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं देखना चाहिए। तो हम भी वही कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझें, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाएं, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिकलिटी पर हम काम करें, और सूनर मे बी 6 मंथ्स 4 मंथ्स या ईयर हमारी खुद की पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंज आ चुका होगा और स्किल में भी। ठीक है, तो मैं और लंबा इस वीडियो को नहीं करना चाहूँगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई बिलीव दैट whatever I have told you, whatever I have tried to taught you is making sense to you, and you are able to understand all these things also. और अगर इसके अलावा कोई भी अगर आपको समस्या लगे या कोई भी प्रॉब्लम लगे, आपको लगे कि ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं कोशिश करूँगा कि उसे वापस क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही मैं रखता हूँ, और नेक्स्ट टाइम हम जल्दी ही मिलेंगे, और कीप प्रैक्टिसिंग। ओके।